जब आप एक छोटे से शहर और छोटी सी दुनिया से निकलकर पूरी दुनिया में छा जाएं और आपके कार्यों से सिर्फ दुनिया को ही नहीं, आपके देश, आपके राज्य, आपके ज़िले और आपके परिवार को भी गर्व का अनुभव हो जाए, तो ऐसे बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। ऐसा ही एक वागड़ का लाडला बेटा आज हमारे साथ है। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे मेहमान की जो आज हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। दोस्तों, 21वां वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम अलबामा राज्य के बर्मिंघम शहर में अमेरिका में हुआ। 27 जून से 6 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में 80 देशों के 9000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये इवेंट ऐसा था जिसमें काता इवेंट के अंदर भारत से एक बच्चे ने भाग लिया जो बांसवाड़ा शहर का रहने वाला है, और उसने अपने हुनर से वो कमाल दिखाया कि पहली बार पुलिस के इस इवेंट में वर्ल्ड का गोल्ड मेडल भारत को मिला, और ये गौरव से भर देने वाला था। सीआरपीएफ में पिछले 15 सालों से अपनी जॉब कर रहे अनिल इन दिनों बांसवाड़ा में हैं और अपने इस गौरवशाली पल को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उनके इस हुनर को सलाम किया और सराहना की और सम्मान भी किया। आज हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि वो आज हमारे साथ में स्टूडियो में है। हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में और यहाँ तक की कहानी के बारे में। तो आइए मिलते हैं अनिल शर्मा से और जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीबीसी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। हाँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीबीसी न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आज आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए मुझे मौका मिला। थैंक यू सो ये मच। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो अनिल, शुरुआत करेंगे हम उस क्षण से जब आपने ये सोचा ना हो कि मैं ये करूँगा। तो बचपन कैसा था, कहाँ बीता, माँ बाप के बारे में कुछ बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, और इस फील्ड में आने का क्या कारण रहा, कैसे आए कराटे में और क्या क्या तकलीफ़ें आपने झेली, उसके बारे में पहले तो बात करें। सन 2000 या 99 की बात है। मैं 10-11 साल का था उस समय, और मेरी रुचि थी कि मैं डांस और मॉडलिंग में जाऊं, एक्टिंग करूं, ऐसा मेरा मन था, क्योंकि फिल्मों से बड़ा प्रभावित था, टीवी से बहुत प्रभावित था। टीवी देखना मेरा शौक़ था, मूवीज़ देखता था। फिर एक दिन पापा के सामने ये चीज़ रखी कि मुझे डांस और मॉडलिंग सीखना है। पिताजी ने कहा कि इसमें कुछ भी करियर नहीं है, नाच गाना करना ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप कुछ स्पोर्ट्स करिए। तो उन्होंने मुझे कहा इसमें कुछ नहीं रखा है, आप कराटे करिए। मुझे लिटरली नहीं पता था कराटे क्या होता है। तो उन्होंने मुझे कहा मूवी में नहीं देखते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं। तो बोला, मैंने कहा बांसवाड़ा जैसे शहर में शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा नहीं, एक्टिविटी है, आप पता करिए। तो मैंने ढूंढा और मैंने इवन उसी दिन शाम तक मैंने ये सब खोज निकाल लिया, कहाँ होता है, क्या होता है, और फिर मैं वहाँ तक पहुँचा। और सेम डे में 1 घंटे तक क्लास के नीचे खड़ा रहा और मैंने वेट किया। फिर लास्ट में एक इंसान ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा मुझे कराटे सीखना है और आप चलिए मेरे साथ। और इस तरह से एक जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे 1-2 दिन गए, 4 दिन गए, मज़ा आने लगा, फिर और अच्छा लगा। फिर डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, मेडल आ गया। तो तारीफ़ मिली, पेरेंट्स की मिली, परिवार की मिली, पड़ोसियों की मिली, न्यूज़ में आ गया। तो ये चीज़ें आपने शुरू की और आप डिस्ट्रिक्ट खेले, आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीता, आपको पदक मिल गया, अखबार में नाम आ गया। उसके बाद में कैसा लगा? परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी श्री शिव शंकर जी शर्मा सिंटेक्स मिल में कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उस समय भी थे। और मेरी माताजी श्रीमती सुमन शर्मा आप हाउसवाइफ हैं, और मेरे बड़े भाई हैं प्रवीण शर्मा। पूरे परिवार का मुझे फुल हमेशा से सपोर्ट रहा, क्योंकि कराटे आपको पता है एक समय था जब इक्विपमेंट्स इतने नहीं थे। जब मैंने शुरू किया था तो कभी पाँव में लग रही है, कभी हाथ में लग रही है, और हेयरलाइन फ्रैक्चर हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ होती थी।
जिसमें आज डॉक्टर पूरा प्लास्टर कर देता है और रेस्ट दे देता है, ये हमारे लिए दिन में 2 बार 3 बार होना है और वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता था। तो उनका मुझे फुल सपोर्ट रहा, उन्हीं की वजह से शायद मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर मैं स्टेट 2005 में मेरा स्टेट में गोल्ड आया और मैंने क्वालिफाई किया नेशनल के लिए, और नेशनल मेरा चेन्नई में हुआ, वहाँ पदक आया। फिर धीरे धीरे और उम्मीद बढ़ती गई। 2005 के मेडल पे मुझे पहली बार एशियन कराटे फेडरेशन जो हमारा होता है उसकी चैंपियनशिप के लिए इंडिया टीम में शामिल किया। अच्छा जी, लेकिन मेरी बदकिस्मती मानो या हो सकता है भगवान ने मुझे थोड़े दिन और रोक के रखा। मैं चाइना के निकट एक जुआंगू शहर है, वहाँ पर ये होनी थी आयोजित चैंपियनशिप, लेकिन मेरे पास समय 1 महीना था और उस समय पासपोर्ट बनने की जो एक प्रोसेस थी वो थोड़ी लंबी थी, और बांसवाड़ा जैसे शहर से जयपुर आना जाना, और मेरी उम्र भी उस समय मुश्किल से 16 रही। तो इस तरह से जब आपने शुरुआत की और आप जो है वो नेशनल तक पहुंचने लगे, तो वो जो हीरो बनने का और फिल्मों में काम करने का भूत था वो उतर गया और कराटे में मन लग गया। हाँ, वो वहाँ से उतर गया बिल्कुल, और मेरा कराटे में फुल फोकस हो गया। और फिर मुझे, जैसे वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह खून लगना, तो मेरे मुंह ये मतलब लग चुका था कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे तो बढ़ना आपके है। दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? सभी की बहुत, और मैं मतलब पूरी कॉलोनी में, या मतलब मैं जाना जाता था कि ये वो जा रहा है कराटे वाला, तो वो जब पास से गुजरते हुए कोई बोलते थे ये वही है जिसने स्कूल में टाइल्स ब्रेक की थी। आपने स्कूल की बात की, तो कौन सी स्कूल से आपका एजुकेशन हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई? जो शुरुआत थी मेरी वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल खांदू कॉलोनी से हुई, जिसके संस्थापक तरुण जी अड़िचवाल। और उसके बाद मैं आलोक विद्या विहार खांदू कॉलोनी में पढ़ा, 10वीं तक मैंने वहाँ से की। वहाँ से मैंने काफ़ी मेडल्स उनके लिए भी निकाले क्योंकि उनका मुझे सपोर्ट रहता था। उसके बाद मैं सेंट पॉल में पढ़ा कुछ महीने, क्योंकि मैं साइंस में, मुझे बड़ी रुचि थी विज्ञान में, तो मैंने साइंस ली। वहाँ ड्रॉप करके मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, और फिर मैं बीवीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने 11th में एडमिशन लिया। किंतु वहाँ भी मैं मुश्किल से 6 महीने कुछ पढ़ पाया, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, 11th है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने हैं, क्योंकि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने। तो आपने ग्रेजुएशन तक कंप्लीट? मैंने ग्रेजुएशन भी किया और मैंने योगा में डिप्लोमा भी किया हुआ है। फिर मैंने कराटे सिखाना स्टार्ट किया उदयपुर में। फिर मुझे सीकर से अपॉर्चुनिटी आ गई। सीकर में विद्या भारती स्कूल है जिसके निर्देशक है बलवंत सिंह चिराना। मैंने 12th प्राइवेट पास की, 12th तक की स्कूल में मैं कराटे सिखाता था। और लास्ट 1 महीना जो होता था उसमें मैंने ब्रेक लेके तैयारी करके, और मैंने 12th पास की। 2008 में मैंने कलकत्ता नेशनल खेला, वहाँ मेरे 2 सिल्वर आए, टीम काता और टीम फाइट में, बट मुझे गोल्ड चाहिए था। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जॉब से, तो मुझे लगा कि शायद जॉब की वजह से मेरा जो पर्सनल गेम है वो डाउन हो रहा है। तो मैंने वो सीकर को वापस छोड़ा और मैं वापस बांसवाड़ा आया, मैंने तैयारी की और फिर नेशनल्स में मैंने ब्रॉन्ज निकाला। और वो सीनियर कैटेगरी में मैंने पहला ब्रॉन्ज 2010 में निकाला। वो भी चेन्नई में आयोजित हुआ था। मतलब दोनों मेरे बड़े अचीवमेंट जो 10 तक थे वो मेरे लिए चेन्नई लकी रहा। तो फिर ग्रेजुएशन कहाँ से की? ग्रेजुएशन मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी है नागपुर, तो मैंने वहाँ से बीपीई किया। अच्छा। आफ्टर बीपीई मैंने बीपीएड किया, और उसके बीच में मैंने फिर 2011 जो मैंने 2010 में नेशनल में मेडल निकाला, तो उससे मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल गेम्स के लिए, मैंने क्वालिफाई किया। और नेशनल गेम्स होता है हमारे इंडिया का ओलंपिक। मेरा झारखंड में नेशनल गेम्स में हुआ, वो भी मेरा बड़ा मतलब घटनाक्रम ऐसा रहा कि हमारा कराटे जो उस समय था, हमारे नेशनल गेम से जस्ट पहले हमारे कराटे को राजस्थान युवा जो खेल परिषद है उससे बाहर कर दिया गया था। अच्छा जी, तो वहाँ से भी उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। पूरे राजस्थान की 112 या 114 खिलाड़ियों का दल बना था जिसमें हमारा नाम नहीं था। हम कराटे के 4 प्लेयर थे, बट नेशनल जो हमारा फेडरेशन है वहाँ से हमारे पास ईमेल आ चुका था कि आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं इसके लिए। तो फिर हम सीधा वहाँ गए, वहाँ खेले, वहाँ पदक भी जीता। तो ये जो सारा सफ़र रहता है या अभी तक का आपका सफ़र देखें तो शुरुआती दिनों में जब आप स्टेट लेवल या नेशनल जब खेल रहे थे तो उस समय कितना संघर्ष था और गवर्नमेंट के लेवल पर कितना सपोर्ट मिला आपको और बाकी लेवल पे कितना सपोर्ट मिला और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? संघर्ष बहुत मुश्किल था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पढ़ाई भी करना है, कराटे भी करना है, आए दिन चोट लगती थी। इवन फादर का तो ब्लाइंड मतलब सपोर्ट था कि आप करो, और वो किसी भी चोट से और उससे मतलब जैसे पैम्पर नहीं करते थे। वो बोलते तो क्या हो गया, लगती है, खिलाड़ियों को लगती है, जवानों को लगती है। शुरू से था, पापा चाहते थे मैं सेना में जाऊं, पुलिस में जाऊं, देश की सेवा करूं, तो मतलब पापा मम्मी को भी डांटते थे कि
क्या चाहती है इसको, मतलब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो। दूसरा, स्कूल से बड़ा चैलेंजिंग होता था, क्योंकि सुबह 8 बजे स्कूल जाना है और मैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस के लिए 5:30 बजे निकल जाता था। तो मैं आके पहले आना है, फिर रेडी होना है, टाइम से स्कूल भी पहुंचना है, उसके बाद आके ट्यूशन्स भी जाना है, कराटे क्लास भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे हो जाती थी, फिर वापस आना है। तो काफ़ी संघर्ष रहा, पढ़ाई में भी रहा। अगर खेलने चला गया तो पढ़ाई में पीछे हो गया, पढ़ाई किया तो खेल को टाइम नहीं दे पाता था। 5 में नेशनल जीतने के बाद मुझे नी इंजरी हुई, तो मेरे को कम से कम 3 महीने रेस्ट रहा। तो उस समय मुझे लगा नहीं था कि जिस लेवल पे मुझे इंजरी थी, फिर मुझे अहमदाबाद वगैरह मैंने ट्रीटमेंट लिया और डॉक्टर ने भी मुझे मना किया कि आप ज़्यादा लंबे समय तक करोगे तो घुटने आपके ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो किसी काम में आगे तो बढ़ते हैं जी, लेकिन फिर बीच में कोई व्यवधान आ गया या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, यार छोड़ो यार इसको, इसमें तो ऐसा कभी मन में नहीं आया? बहुत बार मन में आया। कई बार जैसे साथ वालों को पढ़ते हुए देखते थे, ये बन गया, कोई डायरेक्ट जैसे जॉब लग गया। मेरे साथ का जैसे लड़का था वो एयरफोर्स में जॉब लग गया, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ऐसे कुछ फॉर्म्स निकले। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा मैं कराटे कर रहा हूँ, मैं इतना मेडल ला रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये लोग ऐसे जॉब लग गए। तो कई लोगों ने भी बोला आसपास के, ने क्या करेगा ये हा हू फा फू कर रहे हो, कुछ नहीं होता इनसे, है ना, एक मतलब कराटा पराठा, मतलब बहुत सारे ताने भी सुनने को मिलते थे। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे, लेग पुलिंग करते थे, चाहते मतलब, लेकिन वो कुछ सुना नहीं। बस मेरा एक ही फोकस था कि जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगा ना उस दिन, क्योंकि मैं मूवीज देखता था, हाँ, तो उनसे वो चीज़ें सीखता था कि जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगा उस दिन यही लोग मेरी सही तारीफ बात करेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। धीरे 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 इवन आज तक वो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि जो लोग क्रिटिसाइज करते थे आज वही लोग मुझे कह रहे हैं हमको तो पता था ये लड़का कुछ करेगा। तो अनिल, जब हम बात करते हैं नेशनल गेम्स की और वहाँ तक आप पहुँचे, आपने पदक जीतना शुरू किया, तो नेशनल तक अगर हम बात करें तो आपने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कितने पदक जीते? मैंने अभी तक मतलब उन सभी में मिला के मैं 100 से ऊपर पदक अभी तक जीत चुका हूँ। क्या बात है। तो नेशनल में ये पदक प्राप्त करने के बाद में फिर सीआरपीएफ तक का सफ़र कैसे तय हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं 2008 में कलकत्ता खेल रहा था, नेशनल खेल रहा था। तो वहाँ पे आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन पुलिस जो फोर्स है, बॉर्डर फोर्स पुलिस है, उसका कमांडेंट वहाँ आए थे और उन्होंने स्टेज से अनाउंस किया था कि जो भी बच्चा गोल्ड और सिल्वर या ब्रॉन्ज लाता है अंडर 21 ईयर का, तो हम उसको सीधा रिक्रूट करेंगे। अच्छा। तो मैंने आईटीबीपी के एक भैया से पूछा कि भाई साहब मैं भी आ जाऊँ क्या, मेरे 2 सिल्वर है। बोला अनिल तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुम हमारे इस फोर्स में आओगे, 9 महीने ड्यूटी करनी पड़ेगी, 3 महीने ही सिर्फ खेलने को हमको मिलता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा तो नहीं करूँगा, मेरे को ड्यूटी नहीं करनी, मुझे खेलना है, मुझे अभी बहुत मेडल निकालना है। बोला वही यार, तुम जैसे सिविल में तुम्हारा कुछ लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस दिन शायद मुझे उन्होंने मना किया, तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2010 में नेशनल में 2 बार मेडल मारने के बाद मेरे को सीआरपीएफ के कोच से फ़ोन आया कि अनिल सीआरपीएफ की वैकेंसी निकली है, आपकी हमको ज़रूरत है, आपका इवेंट जो है उसमें हम चाहते हैं कि आप उसमें आ जाएं। मैंने कहा नहीं मैं जॉब नहीं कर सकता, मुझे खेलना है। बोला नहीं, सीआरपीएफ में सेंट्रल टीम में सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती है और आपको सुबह शाम दोपहर सिर्फ प्रैक्टिस करना है और उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो अभी तक क्या हो रहा था, घर से पैसा देना पड़ रहा था। हाँ। तो जब ये पता चला कि किट भी मिलेगी, डाइट भी मिलेगी, पेमेंट भी मिलेगी, खेलने का आने जाने का सब रिजर्वेशंस मिलेंगे, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भर देता हूँ फॉर्म भरा। और मैंने मेरा जो वहाँ पे उस समय मैं आपको बताऊँ 5 डीआईजी और 5 स्पोर्ट्स के प्लेयर, ये ऐसे 2 लोग एम्पायर थे, उन लोगों को मतलब मुझे चुनने के लिए बिठाया था। तो हम लोग पूरे इंडिया से 400 लोगों से ज़्यादा लोग हम वहाँ गए थे और मेरा एक परफॉर्मेंस होता है काता जो जिसमें मैं मेडल लाया हूँ, तो 2.5 मिनट का एक परफॉर्मेंस होता है, वो करते ही मुझे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स सभी लोगों ने, 6 के 6 लोगों ने दिए। और मेरा इंस्टेंट वहाँ पे फिर मेडिकल और वो चीज़ हो गई और मुझे सीआरपीएफ में मौका मिल गया। तो जब सीआरपीएफ में पहुंचे और वो ड्रेस पहनी, हाँ, बहुत तो मज़ा उसके आया। बाद में फिर कैसा अनुभव हुआ कि कुछ अचीव कर लिया जीवन में? बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे ड्रेस से इतना प्यार नहीं था, अब है, क्योंकि देशभक्ति अब पता चली, देश के लिए कुछ काम करना अब पता चला। उस समय मैं मात्र 22 साल का था, तो क्योंकि गेम से बाहर मैंने कभी कुछ दुनिया ना तो देखी, ना मैंने कभी ध्यान दिया, कभी नहीं दिया। सिर्फ मैं मतलब जैसे मुझे बोला गया था कि घोड़े की तरह दोनों तरफ आपको ऐसे बांधना है, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ कुछ भी नहीं करना है। मैंने मेरी लाइफ में कभी कोई सेलिब्रेशन या कोई भी कराटे के अलावा ना मैंने कभी कोई त्यौहार देखा। लोग होते हैं कि त्यौहार में घर जा रहे हैं या छुट्टी कर रहे हैं,
मुझे आज भी याद है, मैंने किसी होली, दिवाली, 31 या मेरा बर्थडे हो या कुछ भी हो, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली। मैं कंटिन्यू लगातार अभ्यास करता था और मैं कागदी पिकअप अकेला भी जाता था। जिस दिन मान लो आज होली है, धुलंडी है, तो आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह का होता था, तो फिर भी मैं उसको अर्ली मॉर्निंग जाके अपनी प्रैक्टिस खत्म करके जब तक वो सब शुरू होता था खेलना, तब तक मैं घर आ जाता था। तो मैं वो वर्दी पहन के मतलब ऐसा फील हुआ कि मैं 7वें आसमान पे हूँ और मैंने मेरे पापा का सपना सच कर दिया, क्योंकि उनको देश सेवा का वो था कि मेरा बच्चा देश सेवा करे, बिल्कुल आर्मी में जाए। वर्दी पहन के जब आए माँ बाप के सामने तब वो उन्होंने गले लगा लिया और वो खुश हुए कि मतलब प्राउड उनको फील हो, मुझसे ज़्यादा उनको प्राउड। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ कि बेटा जो है वो। हाँ भाई, कहा जाता है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अगर आपने किसी खेल को पकड़ लिया और उसमें अपने आप को सिद्धहस्त कर लिया तो आप नवाब भी बन सकते हो। ये उदाहरण दिया अनिल ने। तो जब सीआरपीएफ की वर्दी आपको मिल गई, आप सीआरपीएफ में ज्वाइन हो गए, तो फिर उनकी ट्रेनिंग भी होती होगी। हाँ, तो वो ट्रेनिंग कितनी कठिन थी, कितने समय की ट्रेनिंग थी और क्या क्या सीखा आपने? वो ट्रेनिंग वैसे तो 1 साल की होती है, बट स्पोर्ट्स कोटे से जो प्लेयर जाते हैं उनको 4 महीने की ट्रेनिंग होती है और वो 12 महीने की ट्रेनिंग आपको 4 महीने में कंप्लीट करनी है। अच्छा। सबसे बड़ा टास्क तो हमारा ये बड़ा हो गया। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि समस्या जो आई कि आपको साल भर का सिलेबस 4 महीने में पूरा करना है। तो उस बीच में हम गेम से तो दूर रहे। सबसे बड़ी हमारे लिए जो प्रॉब्लम था वो ये था कि 4 महीने हमको मेरे गेम से बाहर रहना। तो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग आपने जब पूरी कर ली और फिर जब गेम्स पे आपने फोकस किया, तो वहाँ से गेम्स को लेकर के कितना सपोर्ट मिलता है और कैसे फिर वहाँ से आगे बढ़े? सीआरपीएफ में हमको 12 महीने की ट्रेनिंग को 4 महीने में कंप्लीट करना था। ये सबसे बड़ा हमारा टास्क था कि आपको 12 महीने का सिलेबस 4 महीने में करना है। और सबसे अच्छा ये है कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे और आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की और दिन और रात। आपको पता है, एक तो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन अलग होता है, आर्मी और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री का डिसिप्लिन अलग होता है। वो मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको किसी न किसी रूटीन में बिजी रखते हैं। तो उसके बाद हम हमारे गेम से दूर रहे। ठीक है, ये एक प्रोसेस था, सीआरपीएफ के हम हिस्सा हैं तो हमको वो चीज़ भी सीखनी थी, क्योंकि कभी जब देश के लिए ज़रूरत आती है तो लास्ट मोमेंट पे जो इस तरह के जो रिजर्व होते हैं, उन लोगों को यूज़ किया जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल समय था, बट हमने उसको बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से हमने उसको पास किया और हम सभी उसमें पास भी हुए एग्ज़ाम्स में। फायरिंग हमारी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने वापस गेम स्टार्ट किया। तो ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में आपने फिर इंटरनेशनल गेम का सबसे पहला मौका कहाँ मिला आपको और कैसे वहाँ पे शुरुआत की आपने? ट्रेनिंग से पहले पहला इंटरनेशनल में 2007 में खेल चुका था। अच्छा, सिंगापुर जी। 7th जूनियर वो इंडिविजुअल था। वो इंडिविजुअल था। ओके। 7th कैडेट और जूनियर एशियन कराटे चैंपियनशिप जो सिंगापुर में हुई थी, उसके लिए, क्योंकि 2005 में मेरा पासपोर्ट नहीं बना था तो मैं नहीं खेल पाया था एशियन। उसके बाद में 2007 में मैंने क्वालिफाई किया और मैं सिंगापुर खेल के आया और वहाँ मैं जीता नहीं था, मेरा 5th प्लेस था, मुझे मेडल नहीं मिला। मुझे बहुत दुख हुआ कि जब लोग पोडियम पे चढ़े हुए थे और उनका फ्लैग ऊपर जा रहा था तो मैं पागलों की तरह रो रहा था कि मुझे मतलब मैं हार गया। और वहाँ भी मेरे साथ काफ़ी मतलब कुछ हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था तो ड्रेस कोड का कुछ इतना पता नहीं था कि इंटरनेशनली ड्रेस पहनना है। तो वो मेरा छोटा बड़ा हुआ, मुझे कुछ समय मिला तो वो भी एक मेरे पास प्रेशर आ गया, क्योंकि मेरा खुद का कोच वहाँ पे था नहीं। इंडिया कोच एक बन के जाता है, तो मैंने जैसे तैसे भी उसको कम्पीट किया, लेकिन मैं मेडल निकाल नहीं पाया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं घर आके भी मतलब पापा ने मुझसे पूछा कैसा रहा तेरा मेडल, वो मतलब कैसे मेडल नहीं लाया, कैसे नहीं जीत पाया। मैंने कहा पापा वहाँ बहुत टफ कंपटीशन है ये वो। तो पापा ने मुझे कहा कि तुझे वही देखने के लिए तो भेजा था। तो जब उन्होंने ये और बोल दिया कि नहीं, मुझे या तो पापा का सपना ये पूरा करना है कि देश सेवा करनी, या तो मुझे झंडे में लिपटना है, लिपट के आना है घर, या फिर मुझे झंडे को ऊपर पहुंचाना है पोडियम पे खड़े होके। दोनों में से एक काम मुझे करना है। फिर मैंने 2011 में मैं इंडिया टीम के लिए मैं फिर से सेलेक्ट हुआ। टॉप 4 में मैंने जगह बनाई नेशनल गेम में मेडल निकालने के बाद। उसका फिर इंडिया कैंप लगा, उसमें मैं टॉप 4 से टॉप 2 में आया कि मेरे को इंडिया टीम में नहीं लिया गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं करता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर 2014 में मैं एशियन गेम्स हुए थे साउथ कोरिया में, उसकी इंडिया टीम में मैं सेलेक्ट हो गया था। अच्छा। और हुआ क्या कि उसमें इंडियन ओलंपिक ने 7 या 5 दिन
लेट एंट्री वहाँ पे भेजी, तो उनका मेल आया कि अब हम एकोमोडेशन नहीं कर सकते, ये हमारी लास्ट डेट 15 थी, आपने 22 को भेजा है। तो वहाँ भी एक और मौका हाथ से चला गया, बहुत दुख हुआ मिल्खा। तो वो एक नया जुनून सवार हो गया कि अब तो इंडिया का कोट पाना है, कुछ भी हो जाए। 2022 में भी मेरा गोल्ड था ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में, लेकिन वर्ल्ड पुलिस गेम की जो इंडिया टीम बनी उसमें उन्होंने टीम इवेंट नहीं लिया, तो फिर मैं फिर पीछे रह गया। मेरे साथ में जो खेलते थे, मेरे साथ के 2 लड़के, वो कनाडा वर्ल्ड पुलिस गेम खेल के आए, मेडल भी लेके आए। फिर बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई कि पापा को अटैक आ गया, और मेरे 1 महीने पहले जो गेम होने वाला था उसमें से जो गोल्ड लाता है, हाँ। वो वर्ल्ड पुलिस गेम के लिए क्वालिफाई करता है। तो वो मेरे गेम्स थे असम में 2024 में, और पापा एडमिट थे, उनका ओपन हार्ट सर्जरी था, बड़ा टफ मोमेंट था। फिर हम लोग, मैं पहुंचा वहाँ से अभ्यास छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के कि नहीं, इन पापा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, और जब पहली बार उनको हमको मिलाया तो मैं ही सबसे पहले मिला। उस समय मुझे अच्छे से याद है, मैंने 28 मिनट बात की थी पापा से। वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि तू जा खेलने, मैं उनको कह रहा था मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा इस स्थिति में। बोला नहीं तू जा, उन्होंने बोला नहीं तू जा और तू जीतेगा। तो मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा, बट लास्ट में उन्होंने बोला कि तेरे को जाना ही पड़ेगा मेरे लिए, और गोल्ड लाएगा तू, देखना मेरा बेटा। फिर मैं गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने इंडिविजुअल में मेरा सिल्वर था, क्योंकि मेरे पास राउंड ख़त्म हो चुके थे कि मैं अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो मैं सिल्वर मेरा मेडल रहा। फाइनल राउंड में मैं हार गया। मुझे दुख हुआ कि मैं पापा का सपना शायद पूरा नहीं कर पाऊँगा, और टीम जो हमारा होता है टीम का था, उसमें हमने गोल्ड निकाल लिया। तो उन्होंने कहा देख मैंने तेरे को कहा था ना तू गोल्ड लाएगा। मैंने कहा पापा लेकिन इंडिविजुअल में लाता तो मैं वर्ल्ड पुलिस गेम जाता। उन्होंने बोला देख तू अभी भी जाएगा। मैंने कहा टीम इवेंट नहीं लेके जाते, आप क्यों नहीं मानते हो? तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा बोला, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, कॉन्फिडेंस था, बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि तू जाएगा और तू वहाँ से भी गोल्ड लाएगा। उन्होंने बोला कि होगा, मैंने कहा नहीं जा सकते। और लकीली आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ, और पहली बार ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने हमारा टीम इवेंट उठाया। अच्छा। और हमारा वर्ल्ड पुलिस गेम के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने बताया नहीं इनको, मैंने कहा नहीं जब तक ऑफिशियली लेटर नहीं आया। मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आ चुका था कि आप लोग वर्ल्ड पुलिस गेम के लिए आपका नाम आ गया। मैंने कहा नहीं जब तक लेटर नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा। और जिस दिन लेटर आया उस दिन मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं मतलब बहुत भावुक हो गया। फिर मैंने कहा मैं डायरेक्ट पापा को नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हार्ट का उनको वो हुआ है। तो मैंने अपने दोस्त की मदद ली, तो उसकी मदद ली और मैंने कहा यार मुझे कैसे भी एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ डलवानी है। तो मैं चाहता था कि मतलब उनको सरप्राइज ऐसा मिले कि वो न्यूज़पेपर में पढ़ें कि मैं आपके बेटे का सिलेक्शन अमेरिका के लिए हो गया है। और लिटरली उन्होंने पढ़ा, वो खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे भैया ने मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे बड़े भाई ने मुझे भेजा। तो आप उस समय उत्तराखंड मैं उत्तराखंड में था, मैंने नहीं बताया था। पूरा परिवार खुश हुआ। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले तुमने फ़ोन पे नहीं बताया। मैंने कहा मैं चाहता था कि आप लोग इस तरह से एक सरप्राइज़ मिले। तो फिर कब गए थे वहाँ पे और कैसा रहा इवेंट? वो इवेंट हमारा बहुत अच्छा रहा। कहाँ हुआ ये अमेरिका के अलाबामा राज्य में बर्मिंघम शहर में हुआ, जिसको अमेरिका स्पोर्ट्स हब के रूप में अभी बना रहा है, उसको डेवलप कर रहा है। और 27 जून से 6 जुलाई तक 2025 में ये आयोजित हुआ। इसमें कराटे के अलावा 68 और भी गेम्स थे। मतलब वर्ल्ड पुलिस गेम में सब 69 गेम्स में मतलब कंपटीशन होता है, तो उसमें से कराटे भी है। वहाँ हम लोग गए, पटियाला में हमारा इंडिया कैंप लगा। फिर यहाँ से जाने के बाद हमको जो जेटलैग की जो प्रॉब्लम होती है, हमारी न्यूट्रिशन मैडम है आराधना मैम, उन्होंने हमको बताया कि यहाँ और वहाँ दिन और रात का फ़र्क है, 10 घंटे 45 मिनट शायद अमेरिका यहाँ से पीछे चलता है। तो वो एक समस्या आई। वहाँ मेडल जिस दिन था, सेमीफाइनल पहुँचे, तो सेमीफाइनल में पहुँचने के बाद मलेशिया, जब हम वार्म अप एरिया में वार्म अप कर रहे थे तो मलेशिया टीम हमको बहुत टफ लगी। मतलब मेडल हम सिक्योर कर चुके थे कि हम हारेंगे तो भी ब्रोंज आएगा, बट ब्रोंज से संतुष्टि नहीं थी। तो मैंने अपने साथ वालों को कहा कि नहीं, लाना तो गोल्ड है यार, या तो साला इधर ही मर जाएंगे, कहीं गोल्ड नहीं आया तो घर नहीं जाएंगे बिना गोल्ड के। इतना एक्साइटेड हो गए थे कि आंसू मतलब आंखें भर गई थी कि नहीं, मतलब डू और डाई है गेम, देश के लिए एक बार मेडल लाना, एक बार झंडा ऊपर जाना चाहिए। और सेमीफाइनल में मतलब हमने, भगवान की मतलब इतनी कृपा रही कि इनने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि शायद मैंने मेरी लाइफ में उससे अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं दिया। एक बार 2005 में मेरे साथ पहली बार नेशनल में हुआ था कि मैंने उतनी अच्छी फाइट कभी नहीं लड़ी थी जितनी उस दिन लड़ी। वो भी मेरा सेमीफाइनल ही था कि अगर मैं सेमीफाइनल, मेरा टफेस्ट उस समय भी था कि सेमीफाइनल में जीत जाऊंगा तो फाइनल में निकाल लूँगा ये। और सेम चीज़ ये हमारे साथ हुई कि अगर हमने मलेशिया को हरा लिया तो हम रोमानिया को फाइनल में हरा लेंगे।
तो फाइनल रोमानिया के साथ? फाइनल रोमानिया के साथ था और अनएक्सपेक्टेड मतलब हमारा परफॉर्मेंस रहा और हम जीते और वही हुआ, भगवान ने वो चीज़ मतलब हमारी देखी, जीत गए वहाँ जीत पे। गए और मतलब पागलों की तरह रो रहे थे हम तीनों चारों के नहीं देश के लिए। फिर जब पोडियम पे चढ़े, देश का झंडा कंधे पे था, ऊपर जा रहा था, मतलब वो ऐसा था कि शायद सब कुछ हमने पा लिया है, उसके आगे अब कुछ है नहीं लाइफ में। वो एक सपना था तो वो पूरा हो गया। पूरा परिवार मतलब सुबह 4 बजे उठ गया और इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पे दिन था, यहाँ पे रात थी, तो पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। मैंने कहा अभी 3 बजे 4 बजे आप अभी से क्यों उठ गए? मैंने जस्ट फोटो भेजी थी और वो लोग जग रहे थे। ये थोड़ा भावुक पल है। थैंक यू। अनिल आज वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड जीत करके लाए, जिसका सपना वो बरसों से देख रहे थे। उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की और उस मेहनत की सफलता का स्वाद जब उन्होंने चखा तो ये आंसू निकलना स्वाभाविक है। जी बताइए। क्योंकि क्या मेरे से ज़्यादा मेरा परिवार खुश था, मतलब इतना खुशी का माहौल था कि कोई भी फूला नहीं समा रहा था। शायद अब जब मैं बांसवाड़ा आया उससे पहले मैं 8 तारीख को इंडिया आ चुका था, 8 जुलाई को, और उसके बाद अमित शाह जी ने ने प्रोग्राम किया, वो आए, सभी प्लेयरों को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत मतलब मोटिवेट किया। उसके बाद ओम बिरला जी से उनके गृह निवास पर मुलाकात हुई। हमारे जो सीआरपीएफ के हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है डीजीपी, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने आशीर्वचन दिए। काठगोदाम गया जहाँ मैं पोस्टेड हूँ उत्तराखंड, वहाँ पे पूरी विजय रैली निकली। डीआईजी ने गले लगा लिया, जिन डीआईजी ने हमको कहा था कि भाई गोल्ड ही आना चाहिए, उन्होंने मुझे बोला वाह लड़को तुम तो गोल्ड लाए। मैंने कहा सर आप ही ने तो जाने से पहले कहा था कि गोल्ड ही आना चाहिए। तो बोला नहीं बेटा आप लोगों ने मेहनत की। वो वहाँ एक अलग था और वो पूरा खुशी। बट जब मैं बांसवाड़ा आया और मैंने बांसवाड़ा में कदम रखा, फिर वो मैंने सब चीज़ देखी और जो मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैं घाटोल से खुद हंसता हुआ आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से जब मैं ड्राइव कर रहा था गोल्ड लेके जा रहा हूँ मेरे हाँ, शहर। और पहली बार मैं जा रहा हूँ। हाँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे जैसे बांसवाड़ा करीब आ रहा था मेरी चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही थी। मतलब सुविधाजनक कर देते थे उनकी वजह से। बांसवाड़ा जब आप पहुंच गए और फिर यहाँ पे जो आपका भव्य स्वागत हुआ जी, तो आपको पता था ऐसा कुछ होने वाला है या मुझे आभास तो था, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि अचानक, क्योंकि मेरे को सरप्राइज देने की आदत है घर में आके कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं लंबी ड्राइव करता हूँ तो उनको चिंता ना रहे। तो मेरे को थोड़ा आभास था और मैंने इनको, मेरे ब्रदर को और मेरे जो और दोस्त हैं या परिवारजन हैं या कराटे के जो खिलाड़ी हैं, उनको मैंने मना किया था कि कुछ भी मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा नेचर है कि बस अपन ने कर दिया, मेरा सपना था मैंने कर दिया, अब उसको ऐसा भुनाना नहीं। बट शुरुआत में लगा कि हाँ ये अपने लेवल तक का है, फैमिली जैसा, और कुछ करीबी मित्र और मेरे ब्रदर के मित्र जो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो उनके हिसाब से बस मुझे लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा तो स्काउट गाइड में दीपेश जी का पूरा उनकी स्काउट टीम ने पूरा स्वागत किया। फिर आगे बढ़ा, बीजेपी का कार्यालय के बाहर एक पूरा हुजूम लगा हुआ। फिर आगे बढ़ा गांधी मूर्ति पे, कराटे के जो क्लास के बच्चे और कांग्रेस के, फिर आगे बढ़ा। ऐसे बढ़ते बढ़ते सिंटेक्स मिल, मेरे दोस्त थे बजरंग दल, मेरे क्लासमेट्स जो थे उन्होंने बाहुबली के पहले, और बजरंग दल ने इतना यूज किया। फिर उसके बाद सिंटेक्स के बाहर जहाँ मेरे पिताजी अभी भी, जैसे हमारा वहाँ पापा का कॉन्ट्रैक्ट है कैंटीन का, तो वहाँ पे इतने लोगों को देखा। मुझे आने के बाद पता चला कि आधे बांसवाड़ा ने तेरा स्टेटस लगा रखा था, तो बड़ी खुशी हुई। घर पहुँचा तो मोहल्ले में पूरा ऐसे सभी लोग जो आस पड़ोसी हैं, पूरे गली मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं और सब स्वागत कर रहे हैं। तो मतलब इतना भावुक हो गया, इतना खुश, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं थे और मेरे आंसू निकल रहे थे कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना ग्रैंड लेवल पे ये सब चीज़ होंगी। फ़ोन्स आ रहे हैं, फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं लोग, स्टेटस लगा रहे हैं, न्यूज़ में कंटिन्यू आ रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी और हुई जब मुझे कलेक्टर साहब और एसपी साहब और एडीएम सर और एसडीएम सर के साथ स्टेज शेयर करने को मिला। और क्योंकि सफलता की ये जो आपकी खुशी है वो नेशनल लेवल से लेकर के और आपके सिटी तक लोगों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन माँ बाप परिवार के लोगों में है जिन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए
आपके पीछे आपको आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने कितना अपना समय, अपनी शक्ति और अपना सामर्थ्य दिया, तो उनके लिए वो गौरव का पल कैसा था? फिर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? आप बिलीव नहीं करेंगे, तो मेरा भाई जो है वो मेरे घर का पिल्लर है। पापा का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है, भाई मम्मी परिवार इतना खुश हो रहा है। पापा मतलब वो लोग फूले नहीं समा रहे हैं परिवार में। मैंने उसको कितनी बार बोला कि चलो रैली है तो आप मेरे पास आओ, पापा को बोला आप मेरे साथ जुड़ो, वो मेरे पास नहीं आए क्योंकि उनको डर था कि वो भावुक हो जाएंगे। इवन मेरा भाई तो कई बार भावुक हुआ और उनके दोस्तों ने भी मुझे बताया कि मतलब किस्मत वाले हो कि तुमको ऐसा भाई मिला। तो अब एक गोल्ड मेडल जो आपके गले में है, तो ये शुरुआत है या सेटिस्फेक्शन है कि नहीं हो गया, तो आगे की क्या तैयारी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था, नहीं मैं बताता। ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। ये इंटरनेशनल का जो चस्का है ना वो लग गया। जो हमारा खेल गांव है था बर्मिंघम में, तो अपकमिंग जो इवेंट होता है उसकी एक पहले ही डेस्क लगी हुई होती है और वो होता है ना कमिंग नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया है 2027 में। तो अब बस मुझे एक ही टारगेट है कि मुझे, और उसी की वजह से मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीने बाद घर आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ 10 दिन की लीव ली है ताकि मैं जाके फटाफट वापस से तैयारी शुरू करूँ। मुझे अब इंडिविजुअल भी खेलना है। अब मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कितने भी दर्द होंगे, मुझे कितनी भी इंजरी होंगी, मैं सहन करूंगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट, मैं कम से कम 2 गोल्ड लेके आऊँगा अगली बार, और वो ऑस्ट्रेलिया में है 2027 में। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2029 में इंडिया में, 2029 में यही 23rd वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो है वो इंडिया के अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित होंगे। ये जानकारी हमको अमित शाह जी ने स्वयं दे दी है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी भविष्य के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया में 2 गोल्ड जीत करके लाएंगे और हम फिर इसी तरह से बैठ करके बातचीत करेंगे उस सफलता के बारे में। दोस्तों, अभी हम अनिल जी से बात कर रहे थे। आप सोचिए कि एक 11 साल का बच्चा साइकिल लेकर के खड़ा है किसी कराटे इंस्टीट्यूट के नीचे और देख रहा है कि मैं इस कक्षा में कैसे जाऊं, और आज वो अपने गले में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेकर के आता है, और घर परिवार शहर ही नहीं, पूरा राज्य और पूरा देश उस पर गौरव करता है। ये एक कहानी है पूरी संघर्ष की, सफलता की। हम सिर्फ सफलता को सेलिब्रेट नहीं करते, हम सेलिब्रेट करते हैं उस पूरे संघर्ष को, उस कहानी को। इसलिए आज हमने इतनी लंबी बात की इनसे, ताकि इस बात को सुन करके उन युवाओं को, उन लोगों को प्रेरणा मिले जो किसी रास्ते पर चल पड़े हैं और रुकावटों को देख करके अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची ईमानदारी, लगन और मेहनत है, तो आप सफलता का नया इतिहास रच सकते हैं। और ऐसा ही कुछ करके दिखाया अनिल ने। तो अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद BBC राजस्थान में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भविष्य में भी जो है वो ऐसे ही और पदक लेकर के आते रहें और ऐसे ही देश और देश का नाम दुनिया में रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे मौका मिला, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, उसके लिए थैंक यू।